मैं आप लोगों को ड्रग सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इस लेक्चर पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा कौन कौन सी ड्रग एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जिक प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रहती है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था एफडीए की जो ड्रग की जो कैटेगरीज होती है, 5 कैटेगरी होती है, ABCDEX, उसके बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे टेबलेट्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा पेन एंड फीवर के बारे में। अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट पेन एंड फीवर की कंप्लेंट लेके आती है ओपीडी में आपके, तो आपको उससे क्या मेडिसिन देना है। तो सबसे पहले तो आपको उसके कोर्स को रूल आउट करना है, उसके बाद पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। अगर हम बात करें सेफेस्ट ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन एंड फीवर के लिए, तो वो होती है हमारी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस पैरासीटामोल। जी हाँ, सबसे पहले आपको पैरासीटामोल पेशेंट को देना है। पैरासीटामोल की अगर डोज की बात करें तो 325 से 650 mg हम दे सकते हैं पेशेंट को। 325 mg से लेकर 650 mg तक 24 घंटे के अंदर 4 से 6 बार, या तो 4 आवर या 6 आवर आप पेशेंट को दे सकते हैं। सेफ फॉर शॉर्ट टर्म यूज पेन एंड फीवर मैनेजमेंट। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर जो पैरासीटामोल टेबलेट होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं पेन एंड फीवर मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों ये तो हुआ फीवर और पेन का मैनेजमेंट, पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग की, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग कौन सी है, तो दोस्तों जितनी भी एनसेड्स ग्रुप की मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कैटेगरी सी के ग्रुप की मेडिसिन है। जो एफडीए की मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई थी, उसमें से कैटेगरी सी में आती है एनसेड्स। तो एनसेड जो दोस्तों जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, स्पेशली इन 3rd ट्राइमेस्टर में आपको ये एनसेड्स को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। स्पेशली आप 3rd ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल इन्हें देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे ड्यू टू रिस्क ऑफ द पेटेंट डक्टर आर्थरोसिस, जो एनसेड्स ग्रुप की मेडिसिन होती है, अगर आपने प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में दे दिया तो उससे बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चे को, जिसे हम बोलते हैं पेटेंट डक्टर आर्थरोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरीज का मतलब होता है जो हार्ट की जो 2 मेजर आर्टरीज होती है, उन दोनों के बीच में आपस में ट्रैक बन जाता है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में ट्रैक बन जाता है। जैसे कि आप मैंने स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस हो सकता है अगर एनसेड्स आप 3rd ट्राइमेस्टर में प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूरी तरह से प्रेगनेंसी में। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन से क्या होता है, रिस्क एंटीप्लेटलेट ब्लड थिनर मेडिसिन है। तो ये क्या करती है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। एस्प्रिन टेबलेट अगर आप प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे पेशेंट को ब्लीडिंग का चांसेस हो सकते हैं और अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ पेन एंड मैनेजमेंट का, पेन एंड फीवर का मैनेजमेंट। अभी सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा एंटीबायोटिक्स। प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सेफ एंटीबायोटिक कौन सी होती है प्रेगनेंसी के अंदर। दोस्तों उसके लिए एक न्यूमोनिक होता है सिंपल सा, जिससे आप याद रख सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर हमें कौन सी एंटीबायोटिक देना है। वो न्यूमोनिक कुछ इस तरह है, PCM, जो अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया पेन एंड फीवर में पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को शॉर्ट में PCM भी यूज करते हैं। PCM 500 mg, 650 mg, 250 mg, 325 mg। तो आपको PCM से याद रखना न्यूमोनिक, P से पेनिसिलिन, C से सिफलोस्पोरिन और M से आएगा मैक्रोलाइड। तो ये वाली जो ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पहले अगर बात करें फर्स्ट मेडिसिन की, जो PCM में P से पेनिसिलिन जो आता है, पेनिसिलिन के अंदर आप एमोक्सिसिलिन यूज कर सकते हैं। एमोक्सिसिलिन की अगर डोज की बात करें तो 250 mg से 500 mg आप इसे दे सकते हैं। TDS के डोज में पेशेंट को 24 घंटे में 3 बार दे सकते हैं। और इसे कब कब देना, तो दोस्तों UTI के इन्फेक्शन में, अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें आप इसे दे सकते हैं। अगर फीमेल को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो उसमें आप एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, जो पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है। उसके बाद सीसा आएगा दोस्तों हमारा सिफलोस्पोरिन। सिफलोस्पोरिन में अगर हम बात करें ड्रग के एग्जांपल के, तो सिफलोहेक्सिन जो मेडिसिन है उसे आप 250 mg से 500 mg में दे सकते हैं पेशेंट को। ये जो है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें आप इसे दे सकते हैं 250 mg से 500 mg तक दिन में 3 बार। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड्स में 2 ड्रग यूज करते हैं हम, एक तो एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो सेफेस्ट जो मैक्रोलाइड है प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकते हैं वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन को आप 250 mg या 500 mg के डोज में यूज कर सकते हैं। दिन में आपको 1 बार देना है और आपको इसे 3 से 5 दिन देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। मैक्रोलाइड जो मेडिसिन होती है, तो इस तरह से दोस्तों हम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सेफ एंटीबायोटिक होती है उसे PCM न्यूमोनिक से याद रखते हैं। P से पेनिसिलिन, C से सिफलोस्पोरिन और M से आएगा हमारा मैक्रोलाइड। ये हमारी सेफेस्ट एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसे यूज कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कौन कौन सी एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर, तो दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन है वो होती है, सबसे पहले हमारी जो आती है इसमें टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन वाली जो जितनी मेडिसिन होती है, ये क्या करती है, पेशेंट के जो बच्चा होता है उसमें फीटस बोन और टीथ की एब्नॉर्मलिटी कर सकती है। फीटस की जो बोन होती है और टीथ में एब्नॉर्मलिटीज ला सकती है। फीटल बोन वीक हो सकती है, पेशेंट के पैर टेढ़ हो सकते हैं, क्लब फुट हो सकते हैं उसे, इस तरह की कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन बच्चे को हो सकते हैं और अदर कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिसिन से। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है दोस्तों फ्लोरोक्विनोल्स।
फ्लोरोक्विनोल जितनी ग्रुप की जितनी मेडिसिन है, ओफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, लियोफ्लोक्सिन, नॉरफ्लोक्सिन, ये दवाइयाँ आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे बच्चे को कार्टिलेज डैमेज के रिस्क हो सकते हैं। कार्टिलेज और टेंडन इंजरी कराते हैं, टेंडनाइटिस करवा सकते हैं। तो आप लोगों को टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोल ग्रुप की मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों ये तो हुआ हमारा पेन एंड फीवर का मैनेजमेंट बताया मैंने आपको, उसके बाद बताया एंटीबायोटिक्स। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एंटासिड्स के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से एंटासिड्स सेफ है, कौन से एंटासिड्स हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सबसे सेफेस्ट ड्रग माना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हम H2 ब्लॉकर दे सकते हैं पेशेंट को। H2 ब्लॉकर में जैसे कि हमारी जो मेडिसिन आती है रेंटेक, रेनिटिडिन को आप 150 mg OD या BD के डोज में दे सकते हैं पेशेंट को। ये थोड़ी रिस्की है लेकिन इसे हम दे सकते हैं। आपको फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एंटासिड में प्रेग्नेंट फीमेल में PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर नहीं रखना है, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनिबिटर को हमने रिजर्व करके रखा हुआ है सीवियर केस के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी वगैरह पेशेंट को अल्सर वगैरह हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें हम PPI यूज़ करेंगे। अगर माइल्ड केस में, अगर माइल्ड प्रॉब्लम है पेशेंट को, आपको उसमें H2 ब्लॉकर रेनिटिडिन यूज़ करना है 150 mg OD या BD के डोज में। और जो PPI होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, उसमें भी आपको खासकर ओमिप्रोजोल 20 mg OD के डोज में यूज़ कर सकते हैं, आप पेशेंट को दे सकते हैं। एंटासिड्स के बाद कौन सी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई पेशेंट एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ आपके पास रिप्रेजेंट करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट को है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एंजाइटी और प्रेगनेंसी के लिए SSRI ग्रुप की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनिबिटर, जी हाँ, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनिबिटर SSRI ग्रुप की मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अंदर पेशेंट को आप सर्टेलिन 50 mg से 100 mg के बीच में आप के डोज में आप पेशेंट को दे सकते हैं, पर 100 mg पर डे के हिसाब से, या तो 50 mg की टेबलेट दिन में एक बार या फिर 100 mg की टेबलेट दिन में एक बार, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो ड्रग आती है, अगर कोई पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास एंजाइटी डिप्रेशन के साथ आती है, तो फ्लूजेक्सिटिन जो डुलोक्सिटिन के नाम से भी आती है, मार्केट में अवेलेबल है, 20 mg की टेबलेट आती है, दिन में एक बार आप इसे पेशेंट को दे सकते हैं। बेड टाइम 20 मिलीग्राम की टेबलेट, रात को आप HS के डोज में पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये दो टेबलेट है जो SSRI ग्रुप की मेडिसिन एंजाइटी डिप्रेशन में हम प्रेगनेंसी में पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है एंजाइटी और डिप्रेशन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई पेशेंट आती है तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो दोस्तों उसका होता है वो होता है CBT का मतलब होता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सबसे पहले आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पेशेंट को काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग करके आपको पेशेंट्स को मेडिसिन से बचाना है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ना करें आप। अगर CBT से पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पेशेंट के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आप SSRI ग्रुप की मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनिबिटर में सर्टेलिन और डुलोक्सिटिन जो मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो फर्स्ट आपको प्रीफर करना है कि आप पेशेंट को फर्स्ट लाइन में CBT ही प्रिस्क्राइब करें, उसकी काउंसलिंग करें। अगर बात करें कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंजाइटी और डिप्रेशन में आपको कौन कौन सी दवाई नहीं देना है पेशेंट को, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन कौन कौन सी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेट दोस्तों इसमें जो है बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है सारी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये क्या कराती है रिस्क ऑफ फीटल सेडेशन। इन मेडिसिन से पेशेंट को जो फीटस होता है उसको सेडेशन के रिस्क होते हैं। इसमें क्या होता है रिस्क ऑफ फेटल सेडेशन होते हैं, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन और अदर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हमें देखने मिल सकते हैं। बच्चे के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है अगर बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें आती है ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन भी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट के जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें फेटल कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं। तो आप लोग हमें आपसे याद रखना है, अगर एंजाइटी और डिप्रेशन से कोई पेशेंट आपके पास क्लिनिक में OPD में अगर आती है तो उसको आपको सबसे बेस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसमें आपको देना है CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर इससे पेशेंट में आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो आप SSRI ग्रुप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सर्टेलिन और डुलोक्सिटिन। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपको बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन नहीं देना है और ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन नहीं देना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दोस्तों ये तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया। अभी अगर बात करें हम नोजिया और वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई पेशेंट सीवियर नोजिया वोमिटिंग के साथ आपके पास आता है तो प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया वोमिटिंग में हम कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वोमिटिंग में वो होती है विटामिन B6। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B6 जो टेबलेट है वो FDA कैटेगरी A की मेडिसिन से, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था FDA कैटेगरी A की जितनी मेडिसिन है सेफ है, सारी मेडिसिन आप आंख बंद करके पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन पे स्टडी की गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सेफ होती है। तो विटामिन B6 ग्रुप A की मेडिसिन है FDA की, और इसमें जो विटामिन B6 की जो टेबलेट होती है आप इसे 10 mg से 25 mg पेशेंट को TDS के डोज में दे सकते हैं पर डे। वहीं अगर हम दूसरी टेबलेट की बात करें कौन सी दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो दोस्तों दूसरी टेबलेट जो है
डोक्सिलामाइन जो मेडिसिन है, जो टेबलेट है, वो FDA ग्रुप बी की मेडिसिन है, कैटेगरी बी की मेडिसिन है, इसका जो कि 12.5 mg की आती है और इसे हम बेड टाइम देते हैं। वो जो डोक्सिलामाइन टेबलेट है दोस्तों, ये हमेशा कंबाइंड डोज में आती है विटामिन B6 के साथ। प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को देखा होगा, जो टेबलेट गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, वोमिटिंग को, जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया और वोमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग मतली होता है, उसे हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में वो मॉर्निंग सिकनेस के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है विटामिन B6 10 to 25 mg TDS और डोक्सिलामाइन 12.5 mg HS। ये दोनों कंबाइंड डोज में भी आती है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन में भी आती है, तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद अगर बात करें, अगर किसी पेशेंट को बहुत सीवियर नोजिया वोमिटिंग है, सीवियर केस में आपको पेशेंट को ओंडानसेट्रोन टेबलेट देना है, जोफर MD के नाम से। इसे आपको प्रिजर्व करके रखना है। इसे नॉर्मली आपको डायरेक्ट पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, डायरेक्ट आपको विटामिन B6 और डोक्सिलामाइन में आप दे सकते हैं। अगर बहुत ही सीवियर केस है तो सीवियर केस के लिए हम रिजर्व करके रखते हैं ओंडानसेट्रोन को। ओंडानसेट्रोन के टेबलेट 4 to 8 mg हम पेशेंट को BD डोज में दे सकते हैं इन सीवियर केस ऑफ नोजिया वोमिटिंग। दोस्तों, ये तो मैंने आप लोग बताया नोजिया वोमिटिंग का, मॉर्निंग सिकनेस का ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें कफ कोल्ड की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी पेशेंट को कफ कोल्ड है तो उसमें हम क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे? तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी कफ कोल्ड होते हैं 90% सारे जो होते हैं वायरल कोज होते हैं। आप लोग हमें रूल आउट करना है पेशेंट को वायरल है या बैक्टीरियल है। 90% कोजेज जो कफ कोल्ड के होते हैं वायरल होते हैं। आपको उनमें डायरेक्ट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करना है। इफ आप ये आपको लग रहा है कफ कोल्ड बैक्टीरियल है, खांसी बैक्टीरियल है उसकी, तो उस दौरान आपको जो एंटीबायोटिक सिलेक्ट करेंगे आप, मैंने आप लोगों को अभी बता चुका हूँ, PCM, तो आपको PCM याद रखना है, पेनिसिलिन और सीसा सिफलोस्पोरिन और एम से मेक्रोलाइड। तो आप लोग कफ कोल्ड में अगर किसी पेशेंट को आपको बैक्टीरियल लग रहा है, आपको को रूल आउट करना है, कोर्स को रूल आउट करना है, बैक्टीरियल लगता है तो आपको उसमें मेक्रोलाइड ग्रुप की मेडिसिन देना है। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर एमोक्सिसिलिन 500 mg BD दे सकते हैं। अगर बात करें एलर्जी की, अगर कोई पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एलर्जीज के साथ आपके पास आती है तो आप लोगों को उसमें देखना है पेशेंट को सीजनल एलर्जी है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर सीजनल राइनाइटिस है। तो उस कंडीशन में जो सेफेस्ट ड्रग होती है दोस्तों एलर्जीज के लिए प्रेगनेंसी में, वो होती है लोराटिडिन। आप लोगों को 10 mg में पेशेंट को OD में देना है एलर्जिक राइनाइटिस में। ये जो कि एंटीहिस्टामिन होती है। और सेकंड जो ड्रग होती है हमारी, एक फर्स्ट तो मैंने आप लोग बताई लोराटिडिन आप दे सकते हैं 10 mg के डोज में OD में। सेकंड जो आती है सिट्राजिन जो होती है ग्रुप बी की मेडिसिन होती है और लोराटिडिन भी ग्रुप बी की मेडिसिन है, कैटेगरी बी की, FDA की। तो आप सिट्राजिन को 10 mg OD के डोज में दे सकते हैं। फॉर एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो उसमें दे सकते हैं। बेड टाइम देना है आपको सिट्राजिन। उसके बाद सेकंड आती है दोस्तों उसमें डाइफेनिहाइड्रामाइन टेबलेट होती है दोस्तों। आपको इसे 25 mg से 50 mg के डोज में देना है। आप इसे 4 to 6 आवर्ली पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उस कंडीशन में आप लोगों को इसे प्रिस्क्राइब करना है। उसके बाद अगर बात करें पेशेंट को आप और क्या दे सकते हैं, तो दोस्तों आप इस पर पेशेंट को इंटरनेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर सीजनल एलर्जी है, फिर सीजनल राइनाइटिस है, तो उसमें इंटरनेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो आप देंगे वो ग्रुप कैटेगरी सी में आता है, जो कि ब्यूटेसोनाइड होता है। मैंने आप लोग को बताया था कैटेगरी सी की दवाई अल्बेट्रोल जो कि हम अस्थमा में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्यूटेसोनाइड यूज़ करेंगे इंटरनेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड में। अगर किसी को सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें आप दे सकते हैं। कितना देना आपको इसमें, तो इसे आपको देना है 50 माइक्रोग्राम पर नोस्ट्रिल में। एक नोस्ट्रिल में 50 माइक्रोग्राम स्प्रे जो है पुश करना है और सेकंड नोस्ट्रिल में 50 माइक्रोग्राम आप इसे दे सकते हैं। OD के डोज में आपको इसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। उसके बाद अगर बात करें एलर्जिक राइनाइटिस या फिर सीजनल राइनाइटिस किसी पेशेंट को है तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो जो भी सारी फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन है, सारी फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन आपको इसमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि ये सेडेटिव इफेक्ट करवाती है। फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन मेडिसिन कौन सी आती है दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन मेडिसिन अगर आप लोगों को बताऊं मैं तो क्लोरफेनामाइन जो मेडिसिन है फर्स्ट जनरेशन की है, ये सेडेटिव इफेक्ट करवाती है, इसलिए आपको इसे एलर्जिक राइनाइटिस में नहीं देना है। उसके बाद सेकंड जो आती है इसमें हमारी ब्रोमोफेनामाइन भी आप लोगों को नहीं देना है, क्योंकि ये भी सेडेटिव इफेक्ट कराती है। आपको जो एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल राइनाइटिस में जो मेडिसिन यूज़ करना है वो सेकंड जनरेशन की यूज़ करना है। फर्स्ट जनरेशन की कोई भी एंटीहिस्टामिन आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, ये तो होगा एलर्जी का ट्रीटमेंट। एलर्जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई पेशेंट आता है तो आप क्या दे सकते हैं? लोराटिडिन और सिट्राजिन आपकी चॉइस रहेगी, दोनों कैटेगरी बी की मेडिसिन से। वहीं अगर हम बात करें सीजर के बारे में, अगर कोई पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों के पास
सीजर डिसऑर्डर के साथ आती है, तो आप लोग को उसमें क्या पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों नॉर्मली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई पेशेंट सीजर डिसऑर्डर के साथ आती है तो हम देते हैं लोमोट्रिजिन। दोस्तों लोमोट्रिजिन जो टेबलेट होती है वो 100 to 200 mg पर डे के हिसाब से हम इसमें देंगे पेशेंट को। 100 mg बीडी के डोज में या फिर 200 mg ओडी आप इसे दे सकते हैं अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान सीजर से आपके पास आता है तो। सेकंड जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसमें वो होती है लेवेटेरासिटाम। लेवेटेरासिटाम जो टेबलेट होती है 500 mg से 1000 mg के डोज में बीडी से टीडीएस के डोज में आप इसे दे सकते हैं। दोस्तों ये भी कैटेगरी सी की मेडिसिन से, आप अगर जो बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको देना चाहिए तो तभी दें और गायनिक से कंसल्ट करने के बाद ही दें। दोस्तों ये तो हुआ सीजर डिसऑर्डर का। वहीं अगर हम बात करें थायराइड के साथ अगर कोई पेशेंट आता है, जैसे प्रेगनेंसी में फीमेल को बहुत सी फीमेल को थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसमें आप लोगों को जो टेबलेट देना है ड्रग ऑफ चॉइस जो रहेगी वो रहेगी लियोथायरोक्सिन। लियोथायरोक्सिन आप लोगों को मैंने एफडीए की जो कैटेगरी 1 उसमें बताया था, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है लियोथायरोक्सिन। कैटेगरी ए की मेडिसिन है, सेफ मेडिसिन है, सेफेस्ट मेडिसिन है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। अगर इसका डोज की बात करें तो दोस्तों उसका डोज होता है 0.05 mg से लेकर 0.22 तक हम इसे दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू गायनिक के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू टीएसएच जो पेशेंट का रहेगा उसके हिसाब से आप इसे देंगे। और नॉर्मल जो उसका डोज होता है 0.6 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं पेशेंट को। तो प्रेगनेंसी में हम अकॉर्डिंग टू टीएसएच और गायनिक के कंसल्ट के हिसाब से इसे देंगे। तो लियोथायरोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी हमारी हाइपोथायराइडिज्म में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का डिटेक्ट होता है तो। और वहीं अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें आपको प्रोपाइलथायरोसिन टेबलेट प्रिस्क्राइब करना है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोग प्रिस्क्राइब करना है। अगर प्रोपाइलथायरोसिल का अलावा आपको दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, जैसे कार्बिमिजोल आप लोगों को नहीं देना है तो उससे, क्योंकि उससे सीवियर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं, जिससे आपको अवॉइड करना है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म हुआ तो क्या मेडिसिन देना है। लियोथायरोक्सिन और जो मैंने सेकंड ड्रग बताया आप लोगों को प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म में प्रोपाइलथायरोसिल। कार्बोमिजोल ग्रुप की आपको मेडिसिन, कार्बोमिजोल ग्रुप की मेडिसिन आप लोगों को नहीं देना है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रीटमेंट कफ सप्रेसेंट, अगर कोई पेशेंट को कफ रहता है, कफ सप्रेसेंट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कफ सप्रेसेंट में आप लोग डेक्स्ट्रोमेथार्पेन पेशेंट को दे सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथार्पेन सायरप ये टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये एफडीए कैटेगरी सी की मेडिसिन है। डेक्स्ट्रोमेथार्पेन आप 10 mg या 20 mg एवरी 4th आवर्ली पेशेंट को दे सकते हैं फॉर कफ सप्रेसेंट। अगर किसी पेशेंट को एक्सपेक्टोरेंट देना है आप लोगों को तो एक्सपेक्टोरेंट में आप ग्वानफेनेसिन दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि कैटेगरी सी की मेडिसिन है। ग्वानफेनेसिन आप 200 mg से 400 mg एवरी 4th आवर्ली दे सकते हैं फॉर म्यूकस के लिए। अगर पेशेंट को बलगम में कफ है, बहुत प्लेगम आ रहा है, गाढ़ा कफ आ रहा है पेशेंट को, तो उसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट में ग्वानफेनेसिन देना है 200 mg से 400 mg 200 से 400 mg एवरी 4th आवर्ली। उसके बाद आप पेशेंट को इसमें नेजल सलाइन स्प्रे भी दे सकते हैं, जो कि ग्रुप ए में आता है, हमारा कैटेगरी ए में आता है। ग्रुप नेजल सलाइन में जो आप देंगे वो नेजल रिलीफ कंजेशन के लिए देंगे। अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा नोज ब्लॉक है तो उसमें आप नेजल स्प्रे दे सकते हैं पेशेंट को, या पेशेंट को फिर हनी भी दे सकते हैं, जो हनी की शहद दे सकते हैं पेशेंट को। बच्चे को अगर है कफ तो उसमें आप उसे शहद चटा सकते हैं, थोड़ा शहद दे सकते हैं, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी विक्स आते हैं, विक्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं जो सर पे या गले में, नोस्ट्रिल पे, तो विक्स भी इसमें हम प्रिस्क्राइब पेशेंट को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेफ डिकंजेस्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से दोस्तों, तो सेफ डिकंजेस्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होते हैं वो होते हैं इंट्रानेजल स्प्रे। इंट्रानेजल स्प्रे जो होते हैं फॉर नेजल कंजेशन के लिए होते हैं, जिन्हें हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिस्क्राइब पेशेंट को कर सकते हैं। अगर पेशेंट को आप जो नेजल स्प्रे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ऑक्सीमेटाजोलिन है, जो नेजल कंजेस्टेंट आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ऑक्सीमेटाजोलिन है तो उसे आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है, मोर देन 3 डेज नहीं देना है। बस आपको 3 डेज देना है, 3 डेज के ज़्यादा आप लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं करना है सेफ डिकंजेस्टेंट में। नेजल स्प्रे जो होते हैं हमारे इंटरनल स्प्रे सेफ होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर ऑक्सीमेटाजोलिन करके कंटेन है तो आपको 3 दिन देना है, 3 दिन से ज़्यादा उसको आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें ओरल कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है कंजेस्टेंट में, जो कफ सप्रेसेंट होते हैं एक्सपेक्टोरेंट में पेशेंट को क्या आप लोग नहीं देना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों जो फेनिरामाइन और सूडोफेनिरामाइन जो नाम की जो ग्रुप होती है, ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, आप लोग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि ये क्या करवाती है, फीटल ब्लड फ्लो को कम कर देती है, जिसके कारण पेशेंट के फीटल में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कंजेनाइटल एनोमलीज हमें देखने मिल सकती है। तो दोस्तों ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ ड्रग जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ये पार्ट पूछा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।